देखिए, हम लोग पिछले क्लास में डीएनए के प्रॉपर्टीज़ देख लिए, ठीक है। अब हम लोग को अच्छा ये भी देख लिए कि डीएनए क्रोमोसोम में कैसे ऑर्गेनाइज रहता है, कैसे अरेंज रहता है, ठीक। फिर इसके बाद था, अब हम लोग को देखना है कि अगर कोई जेनेटिक मटेरियल होता है तो उस जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए। हाँ, उसको इसके बाद लेकर आएंगे। नहीं, आप वहाँ पे स्टार मार्क कर दीजिए, उसके बाद इस टॉपिक के बाद वही आ रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए जेनेटिक मटेरियल। देखिए, मेंडल का वर्क जब रीसरफेस हुआ, ठीक है, तो समझ पाए, और उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आया। उसके बाद समझ में आया कि अच्छा ये क्रोमोसोम जो है वही मेंडल के फैक्टर की तरह फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो पहला बार ऐसा हुआ कि जो इनहेरिटेबल मटेरियल था, जो इनविजिबल था, जो इमेजिनरी था, उसको एक स्ट्रक्चरल बैकग्राउंड मिला, है ना। वो एग्जिस्टेंस में आया और वहीं से फिजिकल फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस दिखा। लेकिन ये भी था, ये पाया कहाँ जाता है, देखा गया न्यूक्लियस में। प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्टडी करने के बाद पाया गया ये फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस रहता कहाँ है, इनहेरिटेंस में, ठीक है, न्यूक्लियस में। तो फिर जब स्टडी किया गया तो पाया गया न्यूक्लियस में भी 4 प्रकार के मटेरियल निकल रहे हैं, है ना, जिसमें मेजॉरिटी में ये प्रोटीन थे और न्यूक्लिक एसिड्स थे, और न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के, डीएनए थे, आरएनए थे। तो न्यूक्लियस में हाईली पॉपुलेटेड हुए में प्रोटीन, आरएनए और डीएनए, ये तीनों हो गए न्यूक्लियस के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। और जो फिजिकल फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस देखा जा रहा है वो भी कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। इसका मतलब कोई भी स्मार्ट गेस कर सकता है इन्हीं तीनों में से कोई होगा जो क्रोमोसोम बना रहा होगा, है कि नहीं। ये तीनों में से कोई एक होगा जो क्रोमोसोम बना रहा होगा, ठीक है। इस क्रोमोसोम में क्या क्या प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेड है, तब ना हम उस मॉलिक्यूल के उस प्रॉपर्टी को मैच करा कर देखेंगे। अगर ये दोनों मैच कर जा रहा है, इसका मतलब यही वो है। कहने का मतलब है हम अपने ऑफिस के लिए एक असिस्टेंट ढूंढ रहे हैं, ठीक है। उस असिस्टेंट में क्या क्या होना चाहिए, जैसे इस इंस्टीट्यूट के लिए सोचे तो उस असिस्टेंट में स्टूडेंट को कंट्रोल करने का, उसके साथ वेल बिहेव करके उसको मैनरफुल वे में रखने का कैपेसिटी होना चाहिए। ऑफिस वर्क वो देख सके, एक बात बता रहे। और हमको क्या चाहिए होगा, अगर ज़रूरत पड़ा तो सबको मैनेज करके रख सके। तो ये 3 क्वालिटी हम ढूंढेंगे। अब इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू लेने के बाद हम चेक करेंगे जो कैंडिडेट इन सब क्वालिटीज़ को कंटेन करता है, कितने ऐसे हैं, मान लिए पता चला 2। फिर फाइनली हम उसको और क्रॉस चेक करेंगे, सबसे ज़्यादा सूटेबल जो होगा, जिसको सबसे ज़्यादा नंबर आएगा हमारे इंटरव्यू के दौरान, वही हमारा सूटेबल कैंडिडेट होगा। तो हम किए क्या, हम पहले अपना रिक्वायरमेंट बना लिए और उसके बाद कैंडिडेट में वो रिक्वायरमेंट ढूंढें। दोनों जब मैच कर जा रहा है, यही इस कुर्सी पे बैठने का अधिकारी। लाइकवाइज हमें जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, पहले उसको लिस्ट आउट कर लें।
लिस्ट आउट करने के बाद डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन तीनों में वो प्रॉपर्टी चेक करे है कि नहीं। इन तीनों में से जिसमें होगा वही ये कैंडिडेट हो जाएगा। बस समझ गए? दिस वाज सो सिंपल। अब इस जेनेटिक मटेरियल में प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट, इट शुड कैरी द कोडेड मैसेज फॉर सेल फंक्शंस। सेल के हर पॉइंट पे फंक्शन करने के लिए जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इसमें कोडेड मैसेज के रूप में होना चाहिए। द कोड्स मस्ट बी स्टेबल, नॉट easily lost and not easily change। तो ये कितनी खतरनाक बात है। हम जिस बैंक में पैसा रख रहे हैं ये सोच के मेरा पैसा सुरक्षित है, पता चला कल को बैंक बंद हो गया। कितनी खतरनाक बात है। तो उसी तरह से जो ऑर्गेनिज्म अपने जीवन का, अपने सेल का सारा इंफॉर्मेशन जिस मॉलिक्यूल में स्टोर कर रहा है, वही मॉलिक्यूल कुछ दिन के बाद टूट गया, डैमेज हो गया या बर्बाद हो गया या बदल गया उसका मैसेज, तो सेल तो बेमौत मारा जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें क्या होना चाहिए? मैसेज जो है वो स्टेबल होने चाहिए और नॉट इजीली लॉस्ट एंड चेंज, ये होने चाहिए। आसानी से ना ये नष्ट हो ना ये बदल जाए। दे शुड बी easily assessed, इन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सके और पढ़ा जा सके ताकि इसके मुताबिक काम हो, ऐसे इजीली एसेस हो। और दे शुड बी slowly mutating so that generation can induce variation in a slow rate to improve the life of organism and should be able to adapt the environment। इसका मतलब है इसमें म्यूटेशन यानी चेंज बहुत धीमी रफ्तार से हो ताकि इसमें वेरिएशन, बदलाव बहुत धीमी गति से आए, अचानक से ऑर्गेनिज्म बदल ना जाए। और क्या, इस वेरिएशन के मदद से उसे नए नए प्रॉपर्टीज़ धीरे धीरे बहुत स्लो रेट में मिले। एब्रप्ट में मिलेगा तो वो उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए चेंजेस स्लो रेट से हों ताकि ऑर्गेनिज्म का लाइफ और बेटर हो सके, साथ ही साथ वो एनवायरनमेंट के साथ कंपैटिबल हो सके। ये जो चेंजेस आए, ये चेंजेस उन्हें एनवायरनमेंट के साथ कंपैटिबल बनाए। ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसी जेनेटिक मटेरियल में होनी चाहिए। बहुत स्लो रेट से म्यूटेशन होना चाहिए, फास्ट नहीं। म्यूटेशन होना चाहिए बहुत स्लो रेट से, फास्ट नहीं। तो
अगर चेंज बहुत स्लो रेट से होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए। और जनरेशन टू जनरेशन बड़े आसानी से कैरी ऑन होने चाहिए। और स्लो म्यूटेशन से इसमें वेरिएशन स्लो रेट से आए ताकि एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सके, नए प्रॉपर्टीज़ को एकोमोडेट कर सके। ठीक है, एक और जोड़ना होगा, शुड बी easily transferred from parents to offspring, from parents to offspring without harming आइदर। एक तो ये मटेरियल आसानी से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाना चाहिए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और साथ ही साथ किसी को इसके ट्रांसफ़र से नुकसान भी नहीं हो। ये वही बात हुआ ना, जैसे हम किसी को पैसा दे रहे हैं, तो हम किसी को पैसा पे कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पर इससे हमें नुकसान ना हो, दैट इज़ ऑल्सो ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। हो गया यहाँ तक? yes. आगे बढ़े। तो ये हैं जेनेटिक मटेरियल में होने वाले या पाए जाने वाले या एक्सपेक्टेड इन प्रॉपर्टीज़। अब हम लोग चलेंगे इन प्रॉपर्टी को खोजने की, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। Discovery of the genetic material. इसके डिस्कवरी में पहला स्टेप क्या लिया गया? पहला स्टेप ये लिया गया कि केमिकल एनालिसिस करें और केमिकली पता कर लें वो मटेरियल क्या है। ठीक है, इसलिए सेल को डिस्ट्रॉय करके, सेल को डिग्रेड करके, उसके न्यूक्लियस को एक्चुअली आइसोलेट करके न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। ठीक है, न्यूक्लियस को आइसोलेट करके, उसको डिस्ट्रक्ट करके, उसके मटेरियल, उसके केमिकल एनालिसिस किए गए। करने के बाद पता चला 3 तरह का मटेरियल मेजॉरिटी में मिलता है, जो हम लोग कहे वो था आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन। और न्यूक्लियस भी इंसिडेंटली कहाँ दिख रहा है? न्यूक्लियस करें, ये जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम इंसिडेंटली कहाँ दिख रहा है? न्यूक्लियस में। इसका मतलब आरएनए, डीएनए या प्रोटीन में से कोई एक होगा जो जेनेटिक मटेरियल बनता है। ठीक है, पहला स्टेप ये 1928 में हुआ बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसमें समझना ज़्यादा है और लिखना हम लोग को कम है, ध्यान दीजिएगा। अब धीरे धीरे हम लोग उस मोड पे आ रहे हैं जिसमें समझना ज़्यादा होगा, लिखना कम है। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928 में क्या किए थे? ये दरअसल एक फिजिशियन थे और इनके पास बहुत पेशेंट्स आ रहे थे जो न्यूमोनिया से ग्रसित थे। न्यूमोनिया लंग प्रॉब्लम, लंग में फ्लूइड अकोमुलेशन को न्यूमोनिया कहते हैं, चाहे किसी भी कारण से हो, वायरस के कारण हो, बैक्टीरिया के कारण हो, पर लंग में अगर पानी भर जाए, फ्लूइड अकोमुलेट हो, इसको कहेंगे न्यूमोनिया। ठीक है, तो न्यूमोनिया का पेशेंट का ट्रीटमेंट जब करना शुरू करेंगे, पहले ये तो पता चले कि है कौन सा जिसके वजह से इन्फेक्शन हुआ। तो आइसोलेट करने के बाद लंग में से फ्लूइड निकालकर, या स्पुटम कहते हैं, खखार जिसको कहते हैं हम लोग, खास कर जो बाहर निकलता है खखार, इंग्लिश में उसे स्पुटम कहते हैं। स्पुटम एनालिसिस करने के बाद पता चला इट इज़ ए बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया पता चला। अब देखिए कहाँ से बात कहाँ जुड़ा गया।
अब इस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया गया तो पाया गया ये था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। फिर फर्दर स्टडी करने के बाद उनको पता चला ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी दो वैरायटी का होता है, दो टाइप का होता है। एक टाइप था जो कि स्मूथ कॉलोनी बनाता था, मतलब जब उसको पेट्री प्लेट में ग्रो करें तो ऐसे ऐसे एकदम सुंदर गोलाकार अपना झुंड बनाता था। इसी को कहा जा रहा है कॉलोनी, ठीक है, इसी को कॉलोनी कहा जा रहा है। तो इस तरह से कॉलोनी बनाता था एक। और दूसरा वैरायटी था, ये पेट्री प्लेट है या पेट्री डिश भी कहते हैं, ग्लास का होता है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का ग्लास, आसानी से इस पर स्क्रैच या दाग नहीं लगते, है ना, कोई चीज़ इस पर आसानी से छटता नहीं है, टिकता नहीं है, ऐसे मटेरियल का बना होता है, बहुत ही महंगा आता है। और इसकी खास बात है इसे क्लीन बहुत आसानी से किया जा सकता है। कोई पेट्री प्लेट है, पेट्री डिश है, इसको यूज़ किया जाता है कल्चर में। दूसरा क्या था, जब उसको पेट्री प्लेट पे ग्रो किया गया तो ये बनाता था रफ कॉलोनी। और सेल में या सेल रिलेटेड रफनेस का आपको आइडिया ऑलरेडी है, बताइए तो कहाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस ईआर का सरफेस स्मूथ था वो स्मूथ, और जिस पर राइबोसोम थे ऊपर खबर दिखा रफ। तो इसके कॉलोनीज कैसे बनते थे, ऐसे, यानी इसका बाउंड्री रफ है, रेगुलर किसी पैटर्न में नहीं आ रहा, इसलिए इसको रफ टाइप कहा। रफ के लिए आर टाइप रख लिया और स्मूथ के लिए टर्म रखा एस टाइप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्या क्या हुआ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ फिजिशियन थे, उनके पास निमोनिया के पेशेंट आए। निमोनिया का पेशेंट का स्पुटम एनालिसिस करने के बाद पता चला कॉजिंग एजेंट बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का नाम रखा गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। पाया गया कि ये दो तरह का होता है, स्मूथ कॉलोनी बनाने वाला, रफ कॉलोनी बनाने वाला। ठीक, अब ये जानना था इन दोनों में से कौन है कल्प्रिट जो कि बीमारी दे रहा है। तब किसी आदमी में इंजेक्ट करके देखेंगे तब ना, पर ह्यूमन पे तो एक्सपेरिमेंट अलाउड नहीं है। और कौन आएगा बोलेगा आओ हमको बीमार करो, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी था। ठीक, इसीलिए उपाय तो एनिमल मॉडल ढूंढा गया और उसके लिए माउस यूज़ किया गया फॉर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसको जब माउस में इंजेक्ट किया तो देखा माउस डाइड, और इसको जब इंजेक्ट किया माउस में पाया माउस हेल्दी। ये क्या बता रहा है, ये यही बता रहा है कि इस बैक्टीरिया के वजह से माउस का डेथ हुआ, उसने नहीं मारा, है ना। तो इस तरीके से ये कंफर्म हो गया कि रफ और स्मूथ में से स्मूथ टाइप जो है वो वायरुलेंट है। वायरुलेंट टर्म यूज होता है इन्फेक्शन फैलाने वाले के लिए। तो एस टाइप क्या हो गया, वायरुलेंट, और आर टाइप हो गया नॉन वायरुलेंट। वीरुलेंट नहीं पढ़िएगा, नॉन वायरुलेंट और ये वायरुलेंट। ठीक है, इस तरीके से आइडेंटिफाई हो गया। नाउ ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट वन फाइन मॉर्निंग व्हाट हैपेंड दैट ही थॉट दैट could we kill this ACE strain bacteria
by heat shock. So he did. He exposed the A strain bacteria to the heat and found that after heat shock, if they were injected into the mouse, they were alive. There was no death. The mouse stayed healthy. This is another extension actually of this experiment to show that the heat shock can kill them. ठीक है, तो बहुत सारे चीज़ों पे विचार कर रहे थे कि ट्रीटमेंट प्रोसेस कैसे चलेगा, और उसी दौरान उन्होंने ये भी किया, हीट शॉक देकर एक किल्ड एस स्ट्रेन का ग्रुप जमा किया, और उसके बाद इसको जब माउस में इंजेक्ट किया, देखा कि डिजीज नहीं होता. ठीक है. वन फाइन मॉर्निंग एक्सपेरिमेंट करने के दौरान क्या हुआ, उनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था जो इंजेक्ट करने वाले थे उसका ना मिक्सिंग हो गया, यानी इस पे कह सकते हैं हम लोग इंग्लिश में इसको कहते हैं कंटामिनेशन, मिलावट, कंटामिनेशन हो गया. कैसा कंटामिनेशन हो गया, जो हीट शॉक था वो लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिक्स हो गया. कंटामिनेशन कैसे हुआ, एस स्ट्रेन हीट किल्ड और ये मिक्स हो गया किसके साथ, आर स्ट्रेन के साथ. यहाँ स्ट्रेन और टाइप एक ही चीज़ है. ठीक है, वैरायटी. तो एस स्ट्रेन के साथ एस स्ट्रेन जो हीट शॉक था वो आर स्ट्रेन के साथ मिक्स हो गया, और इसको उन्होंने, जब उन्हें पता चला कि ये हो गया तो ये सोचे क्या, अब देखिए कैसे सोच रहे हैं, ये तो मरा हुआ है ना, तो ये तो बीमारी फैलाएगा नहीं, और ये तो बीमारी फैलाता नहीं. तो नेचुरली अगर ये दोनों मिक्स भी हो गए क्या फ़र्क पड़ेगा, हम इंजेक्ट करें रिजल्ट तो वही आना है, हेल्दी रहेगा. इंजेक्ट किया और फाउंड माउस डेड. अब आप इसको किस तरीके से देखेंगे, आपको क्या लगेगा, अगर आप ग्रिफिथ की जगह होते तो क्या सोचते. पहले तो अपने आप पे भरोसा नहीं करते, आपको लगता कि हम ही गलत सोच रहे. नहीं होता है, जैसे हम तो लिखे हैं, हम लेकर आए थे 10 रुपये, देख रहे हैं 5 रुपये का है, तो हम ये मानने का कोशिश पहले नहीं करेंगे कोई हमारे पॉकेट में से ले लिया, लेके 5 का नोट देके चला गया. हम ये सोचेंगे ये क्या हो गया, हम लगता है 10 सोच के 5 रुपये उठा लिए. तो एक बार दोबारा ऐसा करें, और फिर अगर ऐसा हुआ तब समझेंगे कि हम ही से गलती हो रहा है बार बार. तो वही है, यहाँ वो सोचे कि हम जिन दोनों को मिक्स किए हैं वो जो है एक डेड है, दूसरा बीमारी नहीं फैलाता है, नॉन वायरुलेंट है, तो हम गलत सोच रहे हैं. हमको ऐसा लग रहा है, मतलब डाउट उनके मन में जगा कि हो ना हो जिसको हम हीट किल्ड सोच रहे थे वो या तो अलाइव होगा, या आर वाला आर स्ट्रेन जो हम चुने हैं वो एक्चुअली में एस स्ट्रेन होगा. दोनों में से कोई एक बात होगा, तभी ये मरेगा, अदरवाइज सोचिए तो होगा. तो हम जिसको सोच रहे हैं हीट शॉक है, बढ़िया से हीट नहीं दिया होगा इसलिए जिंदा होगा, है ना. हीट से मरने वाला था, हीट ठीक से नहीं गया इसलिए जिंदा रह गया, और वो जब इंजेक्ट हो गया तो माउस क्या हो गया, डेड हो गया. तो इसलिए अपने सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली पहले एश्योर किया हीट शॉक देके एस स्ट्रेन मरा, और उसको चेक करने के लिए हीट शॉक देने के बाद उसी बैक्टीरिया का कुछ पोर्शन लेकर माउस पे इंजेक्ट किया, देखा जिंदा है कि नहीं, देखा जिंदा है, इसका मतलब ये सही में बैक्टीरिया मरा हुआ. उसका एक कटोरा रखा, एक रिपर्टॉयर रखा, रिजर्वर रखा. और दूसरा क्या किया, आर स्ट्रेन जो रफ वाला था
उसके साथ इंटेंशनली जानते बूझते सब कुछ अच्छे तरीके से समझ कर दोनों को मिक्स किया। अब गलतफहमी दूर करने के लिए फिर से माउस में इंजेक्ट किया, बट कोइंसिडेंटली द रिजल्ट वाज सेम। अब ये चौंक गए, मरा हुआ एक है, दूसरा बीमारी नहीं फैलाता है, दोनों मिल जाए तो बीमारी फैल रहा है। इसका मतलब क्या? ये सोचने में थोड़ा अजीब लगेगा, मरा हुआ दोबारा जिंदा हो गया, सोचने में अजीब लगेगा। एक बार अगर डेड हो गया दोबारा अलाइव कैसे होगा? कैनॉट कम बैक टू लाइफ। एक बायोलॉजिस्ट ऐसे कभी नहीं सोचेगा कि मरा हुआ दोबारा जिंदा हो गया। दूसरा क्या ऑल्टरनेटिव है? मरा हुआ कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल दे रहा होगा जिसको प्राप्त करके जिंदा वाला बदल गया। यही हो सकता है ना? मान लेते हैं ये कैसी बात है, एक ठो मरा हुआ कुत्ता है और अंधेरे में जब उसके बगल से जा रहे थे तो कुत्ते ने काट लिया, तो आप ये देख नहीं पाए किस कुत्ते ने काटा, तो आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे? मरा हुआ कुत्ता हमको आके काट गया? ये तो होगा नहीं, कोई बिलीव नहीं करेगा। मरा हुआ कैसे जानवर काट सकता है? इसका मतलब है कोई और दूसरा कुत्ता था जो काट के भाग गया। इसी तरीके से इन्होंने भी साइंटिफिकली सोचा, इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी दैट ए डेड हेट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया विल कम अलाइव इनसाइड द माउस एंड विल इन्फेक्ट इट एंड किल इट। यानी जो डेड है वो अपना प्रॉपर्टी वापस नहीं ला पाएगा। देन व्हाट इज अदर ऑप्शन? द डेड बैक्टीरिया मस्ट हैव डिलीवर्ड सप्लाइड some material to the alive one which has converted the R strain into alive S strain. I mean transformed it, changed it into S strain. Only then it is possible. है कि नहीं? From this he said it could be the genetic material. अब जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है वही जेनेटिक मटेरियल होगा, ये उनका कहना। तो डीएनए के फेवर में जो व्यक्तिगण थे उन लोगों ने कहा ठीक ठीक ठीक, आप ठीक कर रहे हैं, यही डीएनए है जो इसको बदल दिया। प्रोटीन वाले बोलने लगे, आरएनए के फेवर में शायद कोई नहीं था, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, तो उनकी आवाज़ ऐसे भी दब जाती थी। डीएनए के फेवर में बहुत लोग थे और प्रोटीन के फेवर में बहुत लोग थे। यानी जेनेटिक मटेरियल का क्वालिटी क्या है, ये दो पार्ट में बट गया था, एक प्रोटीन फेवर वाले, एक डीएनए फेवर वाले। तो डीएनए वाले बोले नहीं नहीं, ये डीएनए होगा जो कि बदल रहा है इसको। प्रोटीन वाले बोले कि आप प्रूफ तो दीजिए, मेथड तो बताइए, मेथडोलॉजी है ही नहीं, हम कैसे मान लें कि वो डीएनए है। उनका भी कहना सही था। तो चूँकि 1928 की बात है, उस समय इतना ज़्यादा साइंस डेवलप नहीं था, बायोलॉजिकल साइंस रादर डेवलप नहीं था, हम देख सके मतलब इनसाइड व्हाट काइंड ऑफ एक्शंस आर गोइंग ऑन। इसीलिए उस ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल का प्रॉपर्टी, उसका प्रोसेस नहीं बता पाने के कारण ये एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा होने के बावजूद डीएनए से जेनेटिक मटेरियल प्रूफ नहीं कर पाए। कमी आप देख ही रहे हैं, क्या कमी है? प्रोसेस बता नहीं पा रहे। इसी चीज़ को आपका एनसीईआरटी कैसे लिखा है देखिए ज़रा। S strain inject into mice, mice die. R strain inject into mice, mice live. S strain heat killed, इसके साथ और होगा प्लस R strain inject into mice, S strain हीट किल्ड, हाँ ये देखिए हीट किल्ड है, इंजेक्ट किया माइस में,
माई सलाइवा। ठीक है, अंत क्या हुआ? फाइनल स्टेज एस स्ट्रेन, हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन, इंजेक्ट इनटू mice dead. He said some transformants from heat killed S strain transformed R strain. This is genetic material. DNA. The proposition lacked method of transformation hence could not properly proved that DNA is the genetic material. याद रखिए ये इवेंट कब का है? 1928। और ये जो एक्सपेरिमेंट है इसे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। नोट करना है, नोट कर लीजिए। अब अगला स्टेज था, या ऐसे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो जो रिमार्केबल था वो था बायोकेमिकल यानी कि यहाँ कहने का मतलब हुआ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, उसका केमिस्ट्री, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन यानी बायोकेमिकली किन चीज़ों से मिलकर बना है, क्या है ये बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ग्रिफिथ
ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल। ग्रिफिथ ने जिसे ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल कहा वो दरअसल केमिकली क्या था। अगर ये हम पता कर लेंगे तो हम प्रूव कर देंगे ना, क्योंकि तीन ही तो कैंडिडेट हैं, आरएनए है, डीएनए है, प्रोटीन है। तो वो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल जो होगा वही है जेनेटिक मटेरियल। सो सिंपल। इन लोगों ने क्या किया, सेल एक्सट्रैक्ट तैयार किया। कौन वाला सेल भाई? ये सेल था एस स्ट्रेन हीट किल्ड। इन तीनों ने मिलकर एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्थी, ये तीन बड़े वैज्ञानिक थे। इन तीनों ने 11 साल झोंक दिए, 1933 से 1944, 11 साल का समय लगाया। क्योंकि आज ना हम इतने हजारों तरह के केमिकल्स जानते हैं, इतने हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि वर्चुअली दुनिया के किसी भी एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से हम अलग कर देंगे। आप जो भी मिला कर दीजिए, हमारे पास इतने एक्सपेरिमेंट के इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि हम एक एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से मिलाकर अलग कर देंगे। जैसे आप बोलिएगा दूध में पानी मिला दिया, अब अलग कैसे कीजिएगा? दूध और पानी अलग हो जाएगा। आप कहिएगा आप कहिएगा सरसों तेल में हम नारियल तेल मिला दिए, छोड़िए, सरसों तेल में सनफ्लावर ऑयल मिला दिए, अब अलग करके दिखाइए, कर देंगे। Any kind of molecule can be separated from the other molecule. Now we have this kind of techniques. So, इस लेवल का एडवांसमेंट उस समय तो सोचा भी नहीं जा सकता था, वो तो सपने की बात थी। इसीलिए it took long 11 years for this tiresome experiment. अब था क्या वो देखिए। इन लोगों ने किया क्या, एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड था उसका सेलुलर एक्सट्रैक्ट तैयार किया। बैक्टीरिया थे उन्हें पहले क्रश किया, क्रश करने के बाद उसका जो एक्सट्रैक्ट बना वो सेल डेब्रिस को हटाते चले गए, जो लिक्विड में बचा उसको लेकर। अब इस लिक्विड में 3 तरह के मटेरियल होने चाहिए, एक डीएनए, एक आरएनए और एक प्रोटीन। अब बोलिएगा न्यूक्लियस लेके नहीं काम क्यों किया? न्यूक्लियस अलग करके न्यूक्लियस लेकर काम करता, क्यों नहीं किया? देखिए क्या जवाब देते हैं, बोलिए। सीधे सेल को तोड़ा, न्यूक्लियस क्यों नहीं निकाला? इतना टाइम इंस्टेंट निकलना चाहिए मुँह से। अरे ये बैक्टीरिया है, न्यूक्लियस होगा, हे प्रभु। तो जब न्यूक्लियस होगा ही नहीं तो हम न्यूक्लियस अलग कैसे करेंगे? और हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में उसका क्रोमोसोम कहाँ रहता है? साइटोप्लाज्म में, नहीं। इसीलिए हमको होल सेल लेकर काम करना पड़ेगा। इसीलिए उन लोगों ने सेल को क्रश किया। क्रश करने के बाद जो मटेरियल्स बाहर निकले उसमें जेनेटिक मटेरियल के नाम पे क्या होने चाहिए? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। तो इस एक्सट्रैक्ट को 3 भाग में बांटा। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एक्सट्रैक्ट को। इसके लिए आप ई लिख दीजिए, ई फॉर एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ए में क्या किया? एक्सट्रैक्ट लिया प्लस डीनेस डाला प्लस आरएनएस डाला। ये क्या करेगा? डाइजेशन ऑफ डीएनए। ये क्या करेगा? डाइजेशन ऑफ आरएनए, ठीक है। पहला सेट ऐसा रखा। दूसरा सेट में
एक्सट्रैक्ट लिया, प्रोटीएज लिया, डीनेज लिया। डीनेज का काम यहाँ से पता चल ही रहा है, डाइजेशन ऑफ डीएनए। प्रोटीएज ये करेगा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और तीसरा जो था, तीसरा फ्रैक्शन, इसमें था एक्सट्रैक्ट प्लस प्रोटीएज प्लस आरएनएज। अब यहाँ हम तीनों का, इन सबों का मीनिंग जानते हैं। प्रोटीएज क्या करने वाला है? प्रोटीन डिस्ट्रॉय करेगा, प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। आरएनएज क्या करेगा? आरएनए डाइजेस्ट कर देगा। तब जरा बचाइए तो, डीएनए आरएनए प्रोटीन है, हम यहाँ तोड़ रहे हैं किसको? डीएनए को, आरएनए को। बचेगा क्या इसमें? प्रोटीन। किसका? एक्सट्रैक्ट में से प्रोटीन बचेगा। एक्सट्रैक्ट में डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है। डीएनए तोड़ दिया, आरएनए तोड़ दिया, बचा क्या? एक्सट्रैक्ट का प्रोटीन। यहाँ देखिए तो, प्रोटीन तोड़े, डीएनए तोड़े, एक्सट्रैक्ट में बचा क्या? आरएनए। आरएनए नहीं ना तोड़े, आरएनए बचा हुआ है। देखिए ना, प्रोटीन तोड़ दिए प्रोटीएज डाल के, डीएनए तोड़ दिए डीएनएस डाल के, बचा क्या? आरएनए। अब तीसरे वाले में प्रोटीन तोड़ दिए, आरएनए तोड़ दिए, एक्सट्रैक्ट में बचा क्या? डीएनए। ठीक है। अब क्या किया इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट में? इंजेक्टेड into mice, injected into mice, injected into mice। और 1 मोमेंट, इसके साथ मिलाया आर स्ट्रेन, इसके साथ मिलाया आर स्ट्रेन, इसके साथ मिलाया आर स्ट्रेन, तब जाके इंजेक्ट किया। इसका मतलब आप समझिए, यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट में से क्या बचा? प्रोटीन और आर स्ट्रेन। अब इसको इंजेक्ट किया माइस में। ठीक है, यहाँ आरएनए बचा और आर स्ट्रेन को मिलाया, उसके बाद इंजेक्ट किया माउस में। यहाँ बचा डीएनए, आर स्ट्रेन के साथ मिलाया, इंजेक्ट किया माउस में। रीज़न क्या है कि उन्होंने, ग्रिफिथ ने क्या किया था? आर स्ट्रेन को और ये जो एस स्ट्रेन हिट किल्ड है उसको वैसे ही मिला दिया था। तो यहाँ प्यूरिफाई कर लिया, है ना, किसी एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल को रहने दिया, बाकी को तोड़कर अलग कर दिया। ठीक, तब देखना है जिसमें माउस मर गया, यानी वही है ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट। क्लियर है कि नहीं? जो माउस को मार डालेगा वही ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट होगा। यहाँ देखिए क्या हुआ रिजल्ट। माउस हेल्दी, माउस हेल्दी, माउस डेड। जिस फ्रैक्शन में डीएनए था आर स्ट्रेन के साथ, उसी फ्रैक्शन को इंजेक्ट करने के बाद माउस मर गया। क्या पता चल रहा है? बायोकेमिकली वो मटेरियल क्या होगा जो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है?
सिंपल डीएनए है। तो क्या ये सक्सेसफुली एस्टेब्लिश करता है कि ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट डीएनए है? हम लोग कहेंगे हाँ। अब देखिए प्रोटीन के फेवर वाले क्या कहे, ठीक है, ये मानते हैं कि डीएनए ही है ना एस स्ट्रेन में से गया, समहाउ किसी तरीके से आर स्ट्रेन में बदलाव लाया होगा। एग्जैक्ट प्रोसेस तो बताइए, कैसे बदल देगा? कौन सा मेथड अपनाया, क्या चेंज लाया कि उसका नेचर बदल गया? डीएनए ने ऐसा क्या किया कि उसका कॉलोनी रफ टाइप का हो गया, रफ टाइप से स्मूथ टाइप का हो गया? क्या ऐसा चेंज किया? तो इस डेफिशिएंसी के कारण ये नहीं पता था एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म को एक्सप्लेन नहीं कर पाने के कारण ये भी उतना कन्वीनियंट प्रूफ नहीं बन पाया। ठीक है, इतना शार्प, इतना क्लियर कट इंडिकेशन देने के बावजूद भी ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाया क्योंकि वो प्रिंसिपल बता नहीं पा रहे थे मटेरियल क्या है। तो ये तो पता चल गया वो किस मेथड से ऐसा कर पा रहा है ये नहीं पता। दिस एक्सपेरिमेंट shows that transformant was DNA, but how it converted S strain converted R strain into S strain, not known. Hence, it was not established that the DNA is the genetic material। इसलिए ये साबित नहीं किया जा सका डीएनए जेनेटिक मटेरियल। आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा, नोट कर रहे हैं।